पाया गया था। और वो जो है वो मतलब जिस वक़्त शहंशाह ईरान को ज़रा थोड़ा-सा जितवाने के लिए अयूब भी फायर कर रहे थे और शहंशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी को तो इन्होंने कुछ लोग बिठाए हुए थे पुलिस के कि जिस वक़्त वो फायर करेगा आपने भी कर तो उसके साथ फायर करना है, तो उसके साथ मुर्गाबियाँ ज़्यादा ज़्यादा गिरेंगी गिरेंगे और वो जनाब खुश हो जाएगा। ताड़ियाँ बजाई जाएँगी कि रज़ा शाह पहलवी ने ज़्यादा गिरा ली। तो ये एक मुझे याद है कि एक वहाँ जो था तो उसके चूँकि वालिद साहब इंचार्ज थे, जी, जी। वो एरिया भी उनका बनता था तो उन्होंने सारा वो किया था। तो अलबत्ता एक चीज़ का मुझे बड़ा दुःख है कि उसमें एक गाने बजाने का भी कोई एक लोग जो फनकार थे उनको बुलाया गया था। तो एक लोक फनकार था सिंधी का, आपने अगर ओल्ड आपने कोई म्यूजिक के प्रोग्राम देखे हुए हों, रिकॉर्डिंग्स देखी हुई हों, तो उनमें हैदराबाद के एक मटका बजाने वाले थे। सही। तो वो मटका बहुत कमाल का बजाते थे। मटका बजाने वाला, उसका नाम अब मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन वो बहुत कमाल का आदमी था, जो मटका बजाता था। तो वो जो मटका था, अब चूँकि ड्यूटी लगी इनकी कि वो मटके वाला भी वहाँ भेजा जाए रात को, फिर वो जो ये गाने बजाने का फंक्शन होगा रज़ा शाह पहलवी को और अयूब खान, तो वो गाड़ी भेजी, मेरे वालिद साहब ही ने भेजी। तो वहाँ से जब गाड़ी भेजी तो उसके वो कहीं बाहर बैठा हुआ था, तो उसे उन्होंने पकड़ा और गाड़ी म वो कहने लगे जी मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, उन्होंने उठाया गाड़ी में। वैसे बिठा अच्छा कि चल आज ज़रूरत है तो तू कल कैसे आएगा? और वहाँ वो शहंशाह आया हुआ है। साथ ही वो जो है ना जब गाड़ी चल पड़ी तो उसने कहा कि मुझे जो लेके जा रहे हो तो मेरा मटका कहाँ है? मैं हर मटका तो नहीं बजता ना, वो मटका खास ख़ास किस्म पतला बनाया जाता है, बहुत पतला होता है वो। आवाज़ पैदा हाँ, करने आवाज़ पैदा। तो इन्होंने फिर वो जीप इस वक़्त वहाँ गई, ये मुझे मेरे वालिद ने बताया था कि उसके साथ ये काम हुआ। वो फिर अपने घर उसने आवाज़ लगाई कि मेरा मटका जो है बस। तो उस मटके को भी लेके जीप में यूँ फेंका तो वो टूट गया। वो टूट पुलिस का जो रवैया होता है। हाँ, हाँ, जो पुलिस करवैया। तो उसको यूँ मटका वो इंतहाई कीमती मटका था जो ये स्पेशल तैयार कराता था बजाने के लिए। तो वो फेंका तो वो टूट गया। अब इसको ये लेके वहाँ पुलिस आ गई। तो जब मेरे वाले तो वो उसने सामने लेके आए उसको, तो वो कहने लगे जी मेरा मटका तो वहीं जो है ना ये तोड़ा है। तोड़ा है। हाँ, तो मैं बजाऊँगा क्या? तो वो उन्होंने कहा कि चल फिर जो भी है तो इसको 2000 कोई चीज़ भी ये बजाता रहो। बजा दो। तो इस हिसाब से यानी पुलिस का भी बिहेवियर लोगों के साथ जिस तरीके से करना है या जो ताल्लुक है या वास्ता है या अवाम के साथ या जो वो भी मैंने देखा कि उसके अंदर अच्छे भी थे, खराब भी। बुरे भी थे। मीरपुर खास की जो लाइब्रेरी थी, उसका आपकी ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल है। वहाँ पे किन-किन लोगों को आपने पढ़ा सर? देखें, मीरपुर ख़ास की लाइब्रेरी मुझे बस इतना याद है जी। कि हमारी रिहाइश जो थी वो तालपुर हाउस में थी। जी, जी। क्योंकि ये उस वक़्त डीएसपी थे, मेरे वालिद साहब जिस वक़्त ये इनका ट्रांसफ़र हुआ मीरपुर ख़ास, तो जो पहला डीएसपी था उसने बंगला खाली नहीं किया। यानी जो बंगला खाली पहली रिहाइश खाली नहीं। वो उसने अपनी रिहाइश खाली नहीं की, इसलिए कि वो वहाँ से ट्रांसफ़र होना ही नहीं चाहता था। तो ये इन्होंने आके वहाँ चार्ज लेना था। तो इन्होंने सामान समेत मुझे भेजा, मेरे साथ अंजलि था और सामान था और मैं था ट्रक पे बैठा हुआ, मैं वहाँ सबसे पहले पहुँचा। 9th का स्टूडेंट था मैं, तो जिस वक़्त मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो मीरपुर ख़ास में मेरे वालिद ने जो है वो उसको फ़ोन वग़ैरह भी किया होगा। तो उसने कहा कि नहीं मैं बंगला खाली नहीं करना चूँकि मेरी फिर दोबारा यहीं पोस्टिंग हो जानी। तो मैं क्यों सामान अपना उठाऊँ, तो तुम अपनी कहीं और रिहाइश कर लो। ठीक। तो इन्होंने फिर वहाँ का जो तालपुर था मीर रसूल बख्श तालपुर। मीर रसूल बख्श तालपुर जो था वो वहाँ के मीर थे, क्लिफ्टन में भी उनकी रिहाइशगाहें जी, थी बिल्कुल। और वहाँ बहुत बड़ा गामा स्टेडियम के सामने उनका बहुत बड़ा पैलेस था। तो मीर साहब ने को इन्होंने फ़ोन किया कि भई आपके इलाके का डीएसपी वो जगह नहीं खाली कर रहा है मेरी सामान समेत, तो मेरा बेटा छोटा-सा बेटा है वो वहाँ गया हुआ है, तो मैं अपनी वाइफ़ वगैरह के साथ बाद में आऊँगा, तो आप उसको कहें। उसने कहा जी छोड़ें उस बंगले को, आप मेरे पैलेस में आ जाएँ। तो वो जो पैलेस का जो ज़नाना हिस्सा था, पिछला हिस्सा जी ज़नाना था। उसका आगे वाला हिस्सा जो बिल्कुल गामा स्टेडियम के बिल्कुल सामने था, बहुत बड़ा था। ये वही पैलेस था जिसमें के मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिस वक़्त इलेक्शन था, अयूब खान के खिलाफ जिस वक़्त वो इलेक्शन लड़ रही थी, जी लालटेन उनका निशान था। वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना उसी मर्दाना हिस्से में आई थी।
ठीक। वहाँ यानी ये है कि अपना कन्वेंसिंग के लिए, लोगों को बताने के लिए, तकरीर करने के लिए, लेकिन दफ़ा 144 लगा दिया गया था कि आप नहीं करेंगे इलेक्शन की स्पीच नहीं करेंगे, तो शहर से बाहर करेंगे। तो मोहतरमा फातिमा जना, इसके साथ मौलाना मौदूदी थे, मौलाना अपना जो नसरुल्लाह खान थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, ये भी मुझे याद है कि जिस वक्त ये यहाँ आए थे ये लोग, तो इनको स्पीच की तो इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन ये है कि इन लोगों को रूह अफ़ज़ा का एक एक गिलास मैंने उनको, क्योंकि मैं भी वहाँ का बासी था, तो मुलाजमीन भी उनको पिला रहे थे और लोगों को, लीडरों वगैरह को, तो मैंने भी जाके मोहतरमा फातिमा जना को और नसरुल्लाह को और मौलाना मौदूदी को किया। वो जो रूह अफ़ज़ा का गिलास थे वो मैंने उनको वहाँ पेश करके, तो मेरे लिए, अपने लिए बड़ी खुशी की बात थी कि इतने इतने बड़े लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था। तो वहाँ जो है मैं निकलता था शाम को, और वहाँ एक चौक था, उस चौक में म्यूनिसिपल लाइब्रेरी थी। ठीक है। उस म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में मैंने सारी किताबें पढ़ ली, जितनी भी पढ़ी थी। जो पढ़ी थी। वो जहाँ जहाँ मैं हमारे ट्रांसफर होती थी, तो जो म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी होती थी, या स्कूल की अगर लाइब्रेरी है, तो मैं उसकी सारी किताबें पढ़ लेता। वहाँ पे बेदी और टैगोर के अफसाने पढ़े आप? वहाँ मैंने जो था सारा कुछ पढ़ दिया। अच्छा, बल्कि कई जगह ऐसा होता था कि किसी नए शहर में जिस वक्त हम जाते थे, तो मैं लाइब्रेरी देखता था, तो मुझे लगता था कि इसमें से तो 2 किताबें या 3 हैं जो मैंने नहीं पढ़ी। बड़ी बाकी तो मुझे इस तरह याद है कि जैसे मैंने कृष्ण चंद्र का नावल सड़क वापस जाती है नहीं पढ़ा हुआ था। सही। तो जिस वक्त हम नवाब शाह गए, तो नवाब शाह की लाइब्रेरी के अंदर जो म्यूनिसिपल लाइब्रेरी थी, उसमें सड़क वापस जाती है नावल कृष्ण चंद्र मिल का। गया। कभी ये नई चीज मिली। नई चीज मिल गई। तो ये है कि पढ़ा बहुत, उस जमाने में पढ़ा भी बहुत कि अच्छा, वजह ये थी कि उस जमाने में ज्यादा कोई आगे पीछे अट्रैक्शन नहीं थी, कोई दिलचस्पियां कम होती थी, तो ऐसा कोई इंटरटेनमेंट के जरिए नहीं होते थे। जी, जी। लेकिन ना, टेलीविजन था नहीं। बिल्कुल। फिल्म देखने के लिए तो वही फिल्म देखी जाएगी जहाँ बड़ा सिनेमा घर है, वहां जाके फिल्म देखोगे। अच्छा, वो तो मैंने देखी, उस जमाने में फिल्में भी देखी, लेकिन ये है कि कई ऐसे इलाके होते थे कि जहाँ सिनेमा नहीं होते थे। जैसे हाला था, तो हाला में एक सिनेमा जो है, उन्होंने दीवार से चौकोर दीवार बना के, कच्ची टाकी उसको बोलते हैं। हाँ, कच्ची टाकी होती थी, तो वो बगैर छत के सिनेमा होता था। जी, जी। तो वो बगैर कच्ची टाकी जो थी, ये नया हाला में थी। और उसमें मुझे याद है कि मुझे वालिद ने इजाजत नहीं दी कि बहुत तुमने फिल्में देख ली, अब ना देखो। तो उसमें मिट्टी दिया मूर्ता फिल्म लगी थी, जिसके अंदर ये बहार थी, अदाकारा बहार। सही। अब जब लाहौर के अंदर मेरी पहली मुलाकात अदाकारा बहार से कॉन्फ्रेंस में हुई, तो मैंने उसे बताया कि आपकी फिल्म उस जमाने में लगी थी, मिट्टी दिया मूर्ता, तो वो मैं नहीं देख पाया था। तो वो कहने लगी कि वो क्यों नहीं देख पाए थे? मैंने कहा इसलिए कि वालिद ने कहा कि नहीं, अब बहुत फिल्में देख ली, और इजाजत नहीं है। तो कहती है कि अच्छा, उस वक्त देख ले, तो मेरी शुरू की फिल्मों में से थी वो। तो बाद में यहाँ वो मेरे बड़े अच्छी दोस्त बन गई, और बहार बेगम ने मेरे साथ कई तस्वीर भी हैं जिसमें कि बहार बेगम खुद कहती थी कि तस्वीर बनाओ। तो अब तो वो, अल्लाह उनको खुश रखे, जिंदा हैं, अगर यहाँ नहीं है, वो कहीं मुल्क से बाहर चली गई। सही। फिल्में देखने का सर आपको शौक बचपन से ही था, और आपने अपने कजन के साथ जो पहली फिल्म देखी वो मेरा ख्याल तूफान थी। तूफान। हाँ, उसके बाद आप अपना जो अर्दली था शेरू, उसके साथ बाकायदा तौर पर फिल्में देखने जाया करते थे, और वहाँ पे जाकर ही आपको दिलीप कुमार, नादरा, नरगिस, विजंती माला, मधुबाला और मीना कुमारी जैसे किरदारों से शनासाई हासिल हुई। तो वालिद साहब ने आपको वही फिल्म देखने से मना किया, या ओवरऑल वो मना करते थे कि भाई ना फिल्म नहीं देखें? ये फिल्म ऐसा था कि मुझे अलाउ था हफ्ते में एक फिल्म देखना। एक फिल्म देखना सिर्फ। अच्छा, अब इसमें नुकसान क्या हुए जी। कि जो, अच्छा, वो जो हमारा अर्दली था शेरू, वो जहां हम जाते थे, वालिद उसकी भी ट्रांसफर अपने साथ करवा लेते थे। सही, वो पक्का पक्का साथ। वो पक्का साथ था। अब वो शेरू को भी पता था, और शेरू खुद फिल्में देखने का बड़ा शौकीन था। तो जब मेरी इजाजत अलाउ नहीं भी है, वालिद ने कहा हुआ कि एक फिल्म हफ्ते में देखनी है, तो दूसरी नहीं देखनी, अगले हफ्ते देखनी है। तो अब फिल्म लगी हुई थी वहां दाग, दिलीप कुमार की, ठीक। और दाग मैं देखना चाहता था। तो दाग चूंकि कई बार लग चुकी होगी पहले भी, लेकिन वहां जगह दाग आई, तो ये शेरू ने मुझे कहा कि दाग से बेहतर फिल्म एक लगी हुई है। मैंने कहा वो कौन सी?
तो इसने एक अजीब सा वो नाम लिया। उसमें कोई अदाकार शीरी थी, एक फजूल सी फिल्म थी, अकमल पाया या पता नहीं क्या था, अकमल की फिल्म थी, सही। पाकिस्तानी। तो ये कहने लगा कि वो ये फिल्म जनाब ये देखने वाली है। अब शेरू खुद वो देखना चाहता था, दाग उसने देखी। देखिए हो। तो मैं गलती से दाग उस दिन नहीं देखी, मैं इसके साथ वो उधर चला गया, उधर चला। पता नहीं मौज मेला या पता नहीं क्या था। वहां मैं इसके साथ गया तो वो फजूल सी एक फिल्म थी शेरी और अकमल की। तो शेरू ने तो बड़ा देख के एंजॉय कर रहा था क्योंकि पहली बार देख रहा था, मैं वो पहली बार भी नहीं देखना चाह रहा था। बहरहाल अगले रोज फिल्म दाग उस सिनेमा से उतर गई, मैं नहीं देख पाया, वो आप देख नहीं सके। वो मैं देख ही नहीं सका। ये सारी जिंदगी का ऐसा रहा मेरा बस। अच्छा, ये हकीकत है कि कसरते फिल्म बीनी से आपकी आंखों की बनाई कम हो गई थी? ऐसा हुआ दो चीजों की वजह से। जी। एक पतंग उड़ाने से, ठीक, वो सूरज की तरफ आपकी नजर जा रही है। हाँ, वो अगर हवा उधर की है और उधर भी होगा। ठीक। दूसरा ये है कि उस वक्त ये पेचे लड़ाने का भी आता था कोई दरमियान में, लेकिन वो वैसे पतंग वैसे बहुत बुलंदी के ऊपर छोड़ दी, बहुत बुलंदी पे उसको देख रहा है, और ये उधर से रोशनी जो है ना, वो रिफ्लेक्शन जो है वो भी होता था। बिल्कुल। तो ये मुझे तब पता चला जब मेरी पतंगें कटनी शुरू हो गई। अच्छा, ठीक। हम सक्खर में थे उस वक्त, मेरे वाले साहब सक्खर रेलवे में डीएसपी थे। ठीक। तो स्टेशन पे दो बड़े बंगले हैं सक्खर स्टेशन पे, जहां कोयटा के लिए दो बोगियां लगा करती थी। वो फिर वो दो बोगियां ट्रेन के साथ लग के वाया रोड़ी वो फिर कोयटा की तरफ चली जाती थी। तो वो जहां दो बोगियां कोयटा के लिए लगती थी, उसके पीछे बंगला था हमारा, और साथ दूसरा बंगला जो था वो था स्टेशन मास्टर का। बड़े ब्रिटिश दौर के बने हुए थे वो, बहुत बड़े, ज़ाहिर अंग्रेज अफसर ही होते होंगे, तो बड़े बंगले उन्होंने रखा। और वहां जाहिर है कि रेलवे पुलिस में थे, और दूसरा जो है वो स्टेशन मास्टर है। तो अब जाहिर दोनों ऑफिसर्स हैं, तो कुली जो होते थे हमारे वहां काम करने के लिए, कुलियों की बड़ी तादाद होती थी। ठीक। यानी 10-15 कुली तो हमारे, कोई गोद रहा है जमीन को और वहां फूल भी लगा रहा है, और कोई सब्जी भी लगी हुई है बहुत सारी, कहीं से कद्दू निकल रहे हैं और कहीं से गाजरें हैं और कहीं कुछ, तो ये सारा। तो ऐसे मेरी पतंगें जब कटनी शुरू हो गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। ठीक। तो फिर मेरी सक्कर में उसी जमाने में 8th क्लास में था मैं, गालिबन 8th या 9th थी, तो उस वक्त मुझे ऐनक लगी सक्कर में। सही। 1966 में जब अयूब खान का मार्शल चल रहा था और जमहूरी जो तहरीक थी इसको फातिमा जना लीड कर रही थी, और बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी हुई थी और जलसे जुलूस इनके ऊपर पाबंदी थी, आप उनके एक जलसे में शरीक भी हुए। उस जमहूरी तहरीक के बारे में क्या कहते हैं सर आप? नहीं, उसके अंदर तो देखिए ये जो लोग थे जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह खान, ये जमहूरियत के बड़े चैंपियन थे इस दौर के। फिर लेकिन जमात इस्लामी ने भी उस जमाने में, ये मौलाना मौदूदी का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो भी आए थे वहाँ उनके साथ, तो फातिमा जना के साथ ज़ाहिर है इनका लालटेन था निशान, और अयूब खान का निशान था गुलाब का फूल। इन दोनों का जो इलेक्शन के निशान थे, गुलाब का फूल था अयूब खान का और लालटेन इनका था। तो मैं ये देखता था कि हर घर के ऊपर, घर के या बालकनी में लोग उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए फातिमा जना के साथ तो वो लालटेन जना के रखते थे। ठीक। तो लालटेन जल रही थी, तो इससे पता चलता था कि वोट कितने हैं इसके। कितने हैं। लेकिन जिस वक्त रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट जो है वो फूल जीत गया। ठीक। जो होता है। जो हो रहा है, हाँ जी। तो जाहिर है कि वोट तो फातिमा जना के थे, लेकिन ये है कि गुलाब का फूल जो है वो विन कर गया। तो ये एक जो चीज थी ये बड़ी हैरान कुन नहीं थी, उस वक्त भी पता तो था, लेकिन बहरहाल। थावर दास चंदानी कौन थे और उनकी बीवी को आपके साथ क्या मसला था, और वो जो बर्तन टूटने का किस्सा था वो क्या था सर? हाँ, ये उसी में मैंने लिखा था। जी जी। अपनी आबिती में। थावरदास चंदानी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे जी बहुत ही शानदार शख्सियत के आदमी थे। जी। जी बूढ़े, ये रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे, नवाब शाह, हिंदू थे। जी। जी तो थावरदास चंदानी साहब जो थे, ये मुझे उन्होंने देखा वहाँ जो पार्क है, जो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वो स्कूल बड़ा नामवर स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता रहा, उसी के पढ़े हुए मेरे यानी जूनियर्स में से, मुझसे 3-4 क्लासेस
5 क्लासें पीछे ये आसिफ जरदारी भी उसी में पढ़ते थे उस वक्त, क्योंकि नवाब शाह में इनके वालिद साहब का एक सिनेमा था जी जिस सिनेमा में मैंने काफ़ी फिल्में देखी, और मुझे ये भी मालूम था कि ये फिल्में देखने जिस सिनेमा में जाता हूँ उस सिनेमा का मालिक हाकिम अली जरदारी जो है उसका बेटा मुझसे जूनियर है और इसी स्कूल में पढ़ता, इसी स्कूल में पढ़ता है। तो डीसी हाई स्कूल था वो जिसमें हम पढ़ते थे, लेकिन वो बहुत शानदार स्कूल था और उसे अब भी दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में शुमार किया जाता है उस दौर के स्कूल को। ठीक है। वहाँ जो एक टीचर थे वो सवेरे जिस वक्त हमारी असेंबली होती थी सब लोग अपनी अपनी क्लासों के साथ खड़े होते थे, तो उस असेंबली में वो एक ऊंचे से रोस्ट्रम के ऊपर वो हारमोनियम रख के और वो कोई ना कोई तराना गाते थे या कोई पाक सरजमीन वो हारमोनियम के ऊपर खुद गाते थे, हम उनके साथ गाते थे। सही। उनके जो हमारे प्रिंसिपल थे उस दौर के वो बहुत बड़े आदमी थे, बाद में वो उनको मुशीर भी ले लिया गया था, अयूब खान के जमाने में उनको मुशीर ले लिया गया था। ठीक। अच्छा बहरहाल, तो स्कूल ये जो वहाँ नवाब शाह की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो नवाब शाह में ये जो था मतलब फिल्म देखने का और उस सिनेमा का चंदानी साहब। चंदानी साहब उधर से आते हुए यानी मैं वहाँ बैठ जाता था, कोई ना कोई किताब मेरे पास होती थी, सही। तो वो किताब मैं पार्क में बैठा हुआ किताब पढ़ रहा हूँ तो मेरे करीब से 1-2 बार वो स्टिक के साथ गुजरे, सही। तो वाक करते थे। हाँ वो वॉक करते हुए गुजरे, मैं बैठा हुआ था तो वो कहने लगे कि सिंधी में मुझसे पूछा उन्होंने कि क्या पढ़ रहे हो, सही। अच्छा तो पढ़े, तो मैंने कहा जी ये नावल है पढ़ रहा हूँ। अच्छा इसके और कितने नावल हैं, तो मैंने कहा जी मैंने को 5-7 तो और भी पढ़े होंगे, तो गालिबन किशन चंद्र के नावल की बात हो रही थी या कुछ, तो वो मेरे पास आके बैठ गए, तो कहते हैं कि तुम्हारी एज का बच्चा जो है वो इतना मतलब मैंने नहीं देखा ठीक कि भाई इस तरीके से अदर सुने नावल, तो ये क्यों, मैंने कहा ये मजबूरी है मेरी, मैं और क्या कर, तनाव होता हूँ, दोस्त मेरे पीछे छूट जाते हैं, या मैं ये करता या पतंग उड़ाता हूँ या कभी मुसवरी करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो अब ये पढ़ना शुरू कर दिया, तो कहने लगे कि अच्छा ठीक। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुमने टैगोर को नहीं पढ़ा, तो उन्होंने थावरदास चंदानी ने मुझे टैगोर पढ़ने के लिए दिया जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक। लेकिन मैं वो किताब उनकी टैगोर की वो तर्जुमा करने के बाद एक अफसाना जैसा कि मैंने उनसे वादा किया था मैं उनके घर गया, सही। ये किताब मैं उनको वापस कर दूं, ठीक। तो उन्होंने दरवाजा जो है उनके मुलाजिम ने खोला तो जाके बताया कि एक लड़का है वो हाथ में उसने किताब पकड़ी हुई वो किताब देने आया तो ये देख, तो उन्होंने उनको बुला लिया मुझे, बुला लिया अंदर बुला। तो अब जाहिर है मैं वो बैठ गया उनके सहन में, जाहिर है वो डिप्टी कलेक्टर थे उस जमाने के, तो मुलाजिम भी थे जी। उनके, तो मैं जब बैठा तो उसने कहा कि चाय, मुलाजिम को कहा बना, चाय ले आओ। तो 2 कप चाय वो मुलाजिम लेके आया, कांच के प्याले थे, तो हम 2 चाय पी, कुछ उसने टैगोर के बारे में बातें की थावरदास चंदानी साहब ने, और जब मैं उठा तो वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया, ठीक है। तो वो यूं मैं आगे की तरफ जा रहा था तो जैसे कांच टूट गया है, सही। तो वो मैंने तब मुड़ के पीछे देखा, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया, ये कांच कहाँ से आया और क्यों टूटा, तो यूं थोड़ा सा मुड़ा तो वो वही कप था जिसमें मैंने चाय पी थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि आपकी बेगम साहिबा ने एक मुस्लिम ने चाय पी इसमें लिया, कप तोड़ दिया। तो उन्होंने कप तोड़ दिया, तो कहने लगा कि देखो इसका दिल पर असर ना लेना, हाँ। इसका दिल पर असर ना लेना, तो यूं मेरे सर पे हाथ फेरा, कहने लगे कि नहीं ये हुआ तो बहुत ही बुरा कि उसने तुम्हारे सामने ये तोड़ दिया, बाद में तोड़ देती, लेकिन ये है कि तुम्हारे सामने उसने तोड़ दिया और तुमने देख भी लिया, तो तुम अपने दिल पर ये इसका असर न लेना। तो थावरदास चंदानी साहब को मैं इसलिए नहीं भूलता कि उन्होंने मेरी एक हिसाब से तरबियत भी की, ठीक है। तो ये मेरे मोहसद थे। बीए का इम्तिहान आपने पास किया और उसके बाद आप सिंध पुलिस में डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हो गए, फिर ये अचानक नौकरी छोड़ने के पीछे क्या रीजन थे? नहीं, उसका ये था कि मैं तो पुलिस सर्विस का चूंकि मैं देख, हालांकि आपने ट्रेनिंग भी मुकम्मल की थी और उसके बाद जैसे फील्ड में आए और आपने छोड़ा। असल में मैं पुलिस सर्विस से चूंकि मैं जितनी देख चुका था ठीक। और पुलिस सर्विस की जितनी खराबियों से मैं वाकिफ था, ठीक। उसकी वजह ये थी कि एक वहाँ डीएसपी था नासिर खान उसका नाम था, पंजाबी था, पंजाब से था सिंध पुलिस में, जैसे मेरे वालिद पंजाब से थे, तो एक नासिर खान डीएसपी था,
तो उसकी जो जुल्म तशद्दुद या उसकी ज्यादतियों का जो पुलिस का रवैया है वो आपने नजदीक से वो मैंने बहुत करीब से चूंकि देखा था। मेरे वालिद उस वक्त इंस्पेक्टर थे, जिस वक्त वो डीएसपी थे, नासिर खान। दूसरी बात ये कि नासिर खान जिस वक्त ये शुजा भबरो डाकू वाला जो मैंने जिक्र, वो जो था बेले के डाकुओं में से, शुजा भबरो जिस वक्त ये पुलिस कंट्रोल कर नहीं सकी, उसको ना गिरफ्तार कर सकी, जी जी तो ये मेरे वालिद ने तंग आके अपने डीएसपी नासिर खान से बात की कि इसका क्या करें, क्योंकि अब तो मेरी एक्सप्लेनेशंस हो रही हैं हाँ ठीक और मैं रिवर्ट हो जाऊंगा, तो रिवर्शन जो है मेरी उससे बचा लूंगे, मैं रिवर्ट होकर तो मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा इंस्पेक्टर से। ठीक तो नासिर खान जो था वो ऐसा कोई, यानी एक तरीके से नासिर खान ने मुझे नफरत सिखाई इस पुलिस से। तो नासिर खान जो था उसने किया कि चलो आओ चलते हैं। तो इनको जाहिर है कि हमें पता चला कि वाले साहब कल आएंगे, ठीक तो ये वहां से चले गए ये जो पीरा पगारा की तरफ। ठीक है पीरा पगारा की तरफ गए और नासिर खान जो था वो इनको लेके गया और उन्होंने पीरा पगारा साहब से कोई वक्त लिया या क्या है या वेट किया होगा बाहर। तो पीरा पगारा ज़ाहिर बहुत बड़ी हस्ती थी, तो पीरा पगारा से इन्होंने कहा जी कि इसकी जान छुड़ाएं जी, अकरम बेग की, वो ये शुजा भंबरो जो है वो। तो पीरा पगारा ने किसी को बुलाया अपने करीब और उसने कहा कि ये शुजा भंबरो कौन है, के थे, कौन है। तो उन्होंने कहा जी हो रहे आपके मरीदों में से। तो उसने कहा कि अच्छा, तो ऐसा है कि ठीक है तुम उसको पैगाम भिजवा दो, और इससे पूछा कि अच्छा भाई नासिर खान उसको कहाँ बुलाना है। तो इन्होंने एक जगह बताई, ओपन जगह थी और वहाँ वो घोड़ों के ऊपर ताकि आ सकें, तो एक ओपन जगह थी, एक कोई बड़ा सारा घर था, वो मैंने देखा है, वो कोई कमरे से थे बड़े बने हुए थे और उसके ऊपर कोई वो नहीं था, कोई रेलिंग वगैरह नहीं थी। इन्होंने ये किया कि 5 आदमी 4-5 आदमी इन्होंने बंदूकों के साथ 303, उस जमाने में 303 राइफल होती थी, बिल्कुल तो 303 वही सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी वही चलती थी, पुलिस के पास भी हुई थी। तो 303 जो है ना वो 3 लगा के वहां बैठ गए, छत पे उसके लेट गए, और वो जाहिर है कि जब वो घोड़े के ऊपर अपने आदमियों के साथ जगत वो आया, जी जी तो उन्हें पीर साहब पगारा ने ये कह दिया था कि तुमने बस अपनी कुर्बानी दे देनी। ठीक तो जिस वक्त वो आया शुजा भबरो वहां अपने घोड़े, तो बड़े दूर से आ रहा था, जाहिर है घोड़े के ऊपर वो बेले से चला था, तो वहां पहुंचना था उसने। तो उसने दूर से उसने यूं हाथ ऊपर खड़ा किया और उसने कहा कि अभी गोली ना चलाना, प्यास लगी हुई है। सिद्धि में उसने कहा कि प्यास लगी है तो हमने जरा पानी पिला देना। बेम्बरू ने कहा हाँ, भबरों ने ऊंचा सारा हाथ यूं ऊंचा करके ना उन्होंने कहा अभी गोली ना चलाना, क्योंकि उन्होंने सही वो दूर से देख लिया था कि ऊपर से फील्डिंग लगी हुई है आप हाँ, पकड़ लेंगे ठीक गनों के रुख उनकी तरफ है। तो तेरे उन्होंने ज़ाहिर वेट नहीं किया, उसे पानी नहीं पिलाया, ऊपर से फायर किया, उस सारों को मार दिया भाई। सही जो उस दौर के अखबारात थे सिद्धी, सही नवाज सिंध एक अखबार होता था, मुझे तो वो याद है, उसके अंदर जो तस्वीर छपी उस जमाने में जंग में जो अखबार हुर्रियत, कराची से अंजाम, ये 3 उर्दू अखबारों में मैंने खबरें देखी, और नवाज सिंधी का अखबार था, ठीक हुर्रियत, अंजाम और जंग, इसमें जो खबरें और तस्वीर के साथ उसकी है कि उसको बाकायदा पुलिस ने दीवार के साथ यूं एक दे के, और वो शुजा भबरो जो है ना गोलियों के साथ चलनी है, हाँ तब उसने तस्वीरें बनाई उसकी, तो वो छपी थी, वो मैंने देखी थी। तो मुझे ये देख कर के वो शुजा भबरो जो भी था, उसको अगर वो हुर था और अपनी जान भी उसने पीर साहब पर निछावर कर दी, पीर साहब का कहना ही था ना एक, बस उन्हें कहा उसने जान दे दी कि भाई जाके अपना पेश हो जाओ, मार देंगे तुम। तो ये क्यों है ऐसा? मतलब ये छोटी बात नहीं है कि एक बंदे को पता है मैं मरने जा हाँ, मरने जा रहा। तो मुझे इस चीज से था कि मैंने ये नहीं करना। मेरे वालिद की ये थी कि वो चूंकि एक ऐसा के कोई डीआईजी था, कोई जंग आया, वज़ार सीएसपी अफसर होते हैं, तो वो डीआईजी वो एएसपी आते हैं, फिर एसपी बनते हैं, डीआईजी बन जाते हैं। तो ये ज़ाहिर रैंकर थे, ये तो नीचे से डीएसपी बने थे, वो डीआईजी जो आ गया वो बिल्कुल यंग सा लड़का था, तो उसने कोई नाजायज इनको एक काम कहा,
तो वो नाजायज जो काम था वो इनसे ये करना नहीं ये नहीं कर सकते थे कि एक सियासी शख्सियत थी। ठीक। जुल्फकार अली भुट्टो था। तो जुल्फकार अली भुट्टो की जगह तो वजारत खारजा इसने छोड़ी है अयूब खान के ज़माने में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक। तो उसने ये कहा कि इसके ऊपर ट्रैक्टर का केस बनाओ भुट्टो के बरकानून है। ऊपर। हाँ ठीक है, ये आपके वाले साहब को बोला कि हाँ, ये डीएसपी ट्रैक्टर चोरी का जितना अभी हो रहा है, खाद चोरी के पर्चे हो। हाँ नहीं चोरी नहीं कि अपनी जमीन पे इसने सरकारी जो ज़राअत के ट्रैक्टर हैं उनसे और इसने ना उन्हें कोई खर्चा दिया ना इन्होंने डीजल दिया और न और जो अपनी सारी जमीनों पे ज़राअत के ज़राअत का मिसयूज के मिसयूज ऊपर। किया। ठीक। तो मेरे वालिद थे उस वक्त सखर में अपना डीएसपी एंटी करप्शन। तो उस डीआईजी ने बराह रास्त हमको हुक्म दिया कि तुमने ये जाके केस बनाना है उस पे। ठीक। तो ये वहां गए लाड़काना गए, इन्होंने सारा हिसाब किताब वहां ज़राअत के महकमे से बात की, सारा कुछ देखा, कहाँ तुमने ट्रैक्टर जो इस्तेमाल किए क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई नहीं इस्तेमाल हुआ, नहीं हुआ इस्तेमाल। तो इन्होंने वैसी ही रिपोर्ट बना के इसको दे दी। डीआईजी ये चाहता था कि बनाए कि हाँ, केस बना दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से डीएसपी ने इनको ये कहा कि तल्ख लहजे में इनके साथ बात की। तो इन्होंने जो है ना उसी वक्त इसने कहा कि ये मेरा आखिरी दिन है पुलिस में ठीक। और तुम यंग लड़के हो, डीआईजी बन गए हो, यह अलग बात है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी उम्र का ख्याल बिल्कुल रही, मैं 55 साल का आदमी हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह गुफ्तगू कर रहे हो, तो मैं अब इसके बाद नहीं करूंगा सर्विस। तो वाले साहब ने जो है रिजाइन किया, जो उसने कबूल नहीं किया, लेकिन वाले साहब ने पुलिस सर्विस से रिटायरमेंट की होगी उसी वक्त। सही। अच्छा, पुलिस की नौकरी फिर आपने छोड़ी और आपने सीधा रुख किया लाहौर का। लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज में आप में उर्दू में दाखिला लिया और आगे आपने स्टडी जारी। ये 70 की बात 70 की बात। लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी थी या घर वालों ने कहा भी अब आप चले जाएं, लाहौर चले जाएं? नहीं, ये मेरा अपना था और मैं तो बल्कि वालिद साहब से भी कुछ नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उनका दिल तोड़ा था मैंने। जी, जब मैंने पुलिस नौकरी छोड़ी। सर्विस नहीं की, तो सर्विस अगर नहीं की है तो उनको जाहिर है उनका तो यही था ना, ख्वाब था एक कि मेरा लड़का अगर वहां से इंस्पेक्टर से आएगा तो वो तो आईजी बनेगा, जी जी, ठीक है ना। सारी बात। उन्होंने तो ये ख्वाब देखा हुआ था कि वो इंस्पेक्टर अगर डायरेक्ट आता है तो वो तो आईजी बनेगा। तो मैंने उनका दिल, तो मैंने इनसे कुछ लेना भी नहीं था। मैं इधर आ गया, हॉस्टल में जो था थोड़े बहुत पैसे मेरे पास जो थे, मैंने आके हॉस्टल में, तो हॉस्टल के थोड़े से पैसे होते थे, लेकिन ज़ाहिर है उस दौर में थोड़े पैसे भी बहुत होते। 100 रुपए में फिल्में देख वगैरह देख कर भी और सिगरेट पी कर भी जो है ना आदमी 100 रुपए में हॉस्टल में रह सकता था, पढ़ सकता था। पंजाब यूनिवर्सिटी जो तो ओरिएंटल खालिद बिन वलीद हाल में रहते हैं। और नहीं, ये तो अब नाम उसका पड़ा है ना, वो तो वोलनर बिल्कुल छोटा सा है, जैसे ही आप एंटर हो ना तो राइट साइड पे वो वोलनर बिल्कुल छोटा सा, ये वो है वोलनर हॉस्टल है। और इसी वोलनर हॉस्टल के अंदर ये खुर्शीद रिजवी भी यहीं रहे, अनवर मसूद भी यहीं रहे, यहाँ मुनीर अहमद शेख भी यहीं पढ़ते रहे, जेसी हॉस्टल में रहे। इस हॉस्टल में बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुकीम रहे। ये छोटा सा जो है ये वोलनर हॉस्टल है। तो ये बाद में अब खालिद बिन वलीद हाल उसको कर दिया, नाम तब्दील कर दिया। तो यही मुझे याद है कि ऐसे ही सर्दियों के दिन थे और ऐसी सर्दियों में दाखिला हुआ था और मुझे एक ठंडा सा कमरा था, बेतहाशा वो ठंडा था, सही मुझे वो नहीं भूलता। ऐसी ठंड में 1970 की बात है जब मैंने यहाँ दाखिला किया था। फिर यहाँ से मैंने किया फर्स्ट क्लास में, मैंने किया एमए यहाँ से किया। और फिर भी अच्छा, चूंकि फर्स्ट क्लास में एमए किया उस वक्त तक मैं लिख भी रहा था और काफी सारी चीजें मैं लिख भी चुका था। तो मैंने यहाँ अप्लाई किया पीएचडी के लिए। एमफिल तो होता नहीं था उस जमाने में, डायरेक्ट होता था पीएचडी। तो यहाँ जो है वो जो मेरी चीज़ें छपी हुई हैं, या यहाँ से ओरिएंटल कॉलेज का मैंने रसाला निकाला था जिसके 2 इशू का मैं चीफ एडिटर था, एक लफ्ज़ वो मैंने यहाँ से निकाला था। और मतलब उस ज़माने में मैं नई कदरें, अफकार, कंद मर्दान, नैरद ख्याल, काफ़ी पर्चों में मैं छपा करता था। तो जो ये सारी चीज़ें थी तो गुज़ारे को लगा के मैंने अप्लाई किया था और वहाँ पर फिर मेरा दाखिला हो गया। और पीएचडी में दाखिला जब हो गया तो मैं फिर छोड़ना नहीं पड़ा मुझे, मैं यहीं से फिर आगे पीएचडी मेरी चल पड़ी।
सही। इसके साथ एक चर्च भी था वोलनर के पीछे बैक साइड। जी बैक पर। अभी भी है। जी जब हम लोग पढ़ते थे तब भी था वो, सुबह सुबह घंटा बजाते थे और उसकी आवाज आती। मरियम बेदाग चर्च उसका नाम। उसका नाम मरियम बेदाग 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 ठीक। मरियम सर, बेदाग। जो पीएचडी का आपका मकाला था मगरब से जो उर्दू में नसरी तराजम है, ये आपने अपनी मर्जी से मौजू लिया था या फिर वही जो पुराना कल्चर था कि ये थोप दिया गया और आपने इसके ऊपर बस काम करना? नहीं, इसके लिए तो जाहिर है कि मैं चूंकि यहाँ से मैंने किया था फर्स्ट क्लास में एमए किया, और यहाँ चूंकि मेरा इधर अलकार बाब ज़ौक़ का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बन गया था। जी जी। 73 में अलकार बाब ज़ौक़ का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था। और यहाँ राइटर्स के साथ बैठना, इंतज़ार हुसैन, शोहरत बुखारी, अंजुम रूमानी, नासिर काज़मी, इन लोगों के साथ मेरा बैठना उठना था। अहमद मुश्ताक से ये जिस टेबल पे ये बैठा करते थे, मैं चूँकि ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था हल्के का और लिखता था, तो मैं इनके साथ ही बैठा करता था। सही। और ये वो यानी उन लोगों की टेबल हुआ करती थी कि जिसपे हर आदमी नहीं बैठ सकता। ना करीब दूर से सलाम करके तो चले जाओ आगे कहीं और बैठो, और ना ये लोग अपने साथ बैठने देते थे। सही। क्योंकि अहमद मुश्ताक साहब जो थे वो काफ़ी मतलब कोई अगर आया भी, कुर्सियां सामने खाली पड़ी हुई हैं, अहमद मुश्ताक साहब सबसे पहले आते थे, इसलिए कि साथ ग्रैंडलिस बैंक था। इस ग्रैंडलिस बैंक से जिसको तुमकी छुट्टी होती थी तो वो टी हाउस में आके बैठ जाते थे। ठीक, बाकी लोग बाद में आते थे। तो अगर कोई कुर्सी के ऊपर बैठने की कोशिश भी करो, कहता था वो आगे कुर्सियां खाली हैं, उधर बैठ। उधर जा। हाँ ठीक। तो अहमद मुश्ताक साहब इनमें से ज्यादा जो बदतमीजी करते थे वो अहमद मुश्ताक साहब थे, और वो उन्होंने डरा के सबको रखा हुआ था। तो लोग जो है वो बस सलाम किया और आगे चले गए। जान चढ़वा के निकल जा। हाँ। तो मौजू जो है ये फिर आपने अपनी मर्जी से? नहीं, हाँ अपनी मर्जी से चुना था, इसलिए कि इसमें गुंजाइश बड़ी थी। इसके ऊपर काम उस वक्त तक कुछ भी नहीं हुआ था। सही। नया काम था। सिर्फ एक मजमून था जोया अंसारी का जी तर्जुमे के ऊपर, जी। एक मजमून था मोहम्मद हसन अस्करी का तर्जुमे के हवाले से। ठीक। गर तर्जुमे से ख्वाह हाल है कोई, वो ये अस्करी साहब का मजमून, एक जोया अंसारी का मजमून, कोई और चीज नहीं थी सिवाय इन दो मजामीन के तर्जुमे के ऊपर। दो मजामीन लिखे गए थे। मैंने फिर जाहिर है कि लिया भी ऐसे कि मैंने आगाज किया जहां से तर्जुमे का आगाज हो रहा है उर्दू में, यानी अंग्रेजी से जो तर्जुमे हैं, मेरे तर्जुमे का ये जो थीसिस का उन्वान था वो था अंग्रेजी से उर्दू अदब में तराजे। तो वो कब शुरू हुए और मैंने से शुरू हुए, तो इस हिसाब से वो एक बहुत बड़ा यानी काम था। तो ये तो तकरीबन 2 सदियों पर मुहित है जो काम मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया, और ये काम मुश्किल भी था लेकिन ये प्रेस्टीज वाला काम भी था। ये जिस वक्त मैंने ये काम किया है तो इसको फिर हुकूमत पाकिस्तान मुक़तदरा कौमी ज़बान ने इसको 4 जिल्दों में इसको शाया किया। ठीक। वरना वो करीब से भी किसको नहीं फटकने देते। मुक़तदरा कौमी ज़बान से किताब जो है 4 जिल्दों में मेरी किताब वो शाया। सही। आपकी सर कहानी लिखने के पीछे बाबा नूर मोहम्मद का बड़ा हाथ है, ये मुअज़्ज़ज़ हस्ती कौन है सर? हाँ, बाबा नूर मोहम्मद को आम तौर पे हमारे इलाके में, वो जो हमारा गांव था वो कमाले का था। जी जी। मेरा जो गांव है यानी जो मेरे दादा का गांव है, वालिद साहब भी वहीं पैदा हुए, वो है कमाला। उसके साथ एक बिल्कुल छोटा सा गांव है साबा। साबा। साबा दरमियान में सिर्फ एक पगडंडी सी उसको काटती है। सही। ये मुझे नहीं समझ में आया कि साथ साथ है, सब दरमियान में एक रास्ता सा जा रहा है जो शमशाबाद की तरफ जा रहा है, और वो उधर साबा है, और उसके भी 7 घर हैं और इसके भी 7-8 घर हैं। ठीक। यानी टोटल इनके घरों की आबादी जो है वो कोई 20-25 घरों से ऊपर गई नहीं, अब तक नहीं गई। सही। तो ये दो क्यों है? ये फिर बहुत बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये कोई 2 कैरेक्टर्स थे इस इलाके के, जी। छछ के। ये 2 नाम अजीब सी एक जबान में लिखे हुए, दरिया सिंध के किनारे जहां ये अटक का ब्रिज है जो पेशावर की तरफ ट्रेन जाती है, उसके नीचे पहाड़ों के ऊपर भी एक अजीब सी जबान में 2 नाम लिखे हुए हैं, एक है साबा, एक है कमाला। मुझे इसकी अभी तक तारीख नहीं मिल सकी कि ये 2 कैरेक्टर्स कौन थे। कौन थे? सही। तो बहरहाल वहां साबे में
ये जो मेरा गांव था, जी जी यहाँ एक 100 साल से भी बड़ी उम्र का आदमी जो बिल्कुल कमान बन चुका था, ठीक यानी जब जिसको तू चलता था तो उसका जो ये चेहरा था वो उसके कदमों से इतना कुछ ऊपर होता था, सिर्फ कुबड़ापन आ गया बिल्कुल कुबड़ापन इतना, यानी बिल्कुल वो हाँ। कमान बन गया था। ठीक इस तरह वो चलता चलता जा रहा होता था। तो वो बाबा नूर मुहम्मद, हमारे इलाके में अरबी के हिसाब से उसको मुहम्मदा कहा जाता था, खे के ठीक साउंड के साथ, मोहम्मद ही नाम होगा, बाबा नूर मोहम्मदा, लेकिन नूर मुहम्मदा यानी उसको कहा जाता था। ठीक वो बहुत गरीब था, मुफलिस था, उसका था भी कोई नहीं, ठीक 100 साल से ऊपर हो चुका था। और वो जो हमारा जो गांव का हुजरा होता था, हम वहां जब बैठते थे, गांव का जो मेरा पीरियड है यहाँ का, स्कूलिंग में, स्कूल के जमाने में भी रहा, कॉलेज के जमाने में बारह, तो वहां वो हमें किससे सुनाता था। से ये आपका वो दौर था जब आप सिंध शिफ्ट नहीं हुए थे नहीं या उसके बाद नहीं नहीं, उसके दरमियान में हम छुट्टियों में आते थे। अच्छा अच्छा छुट्टियों में छुट्टियों में 2 महीने की छुट्टियां होती थी, तो उसमें हम बताते थे, हम घर बनवा रहे थे, वो 2 कनाल जगह के ऊपर वाले साहब ने एक बड़ा घर बनाया था, ठीक 2 कनाल जगह पे। तो वो ज़ाहिर है लंबा काम था वो इस जगह, तो फिर उसके अंदर मुल्तान से नलका, ये जो बोरिंग वाले बुला के नलका था, गेलियां मंगवा के उसको हाथ वाले आरे से कटवाने का सिलसिला था। तो वो ज़ाहिर है कि एक ऊपर बैठा हुआ है, एक नीचे बैठा हुआ है, तो ऐसा भी ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा घर था, वो बनना था, और हम फिर यहाँ आए। तो उस दौरान में ये रात होती थी और वो हमें कोई ना कोई कहानी सुनाना शुरू कर। चौक चौराहे में वो एक आग जला के और एक वो कल्चर था हाँ, तो वो आग भी जल रही है सर्दियों में, और सब लोग चादरें लेकर यूं बैठे हुए हैं, और उसकी और हाँ गर्म चादरें ली हुई हैं ऊपर, सही और वो बाबा कहानी सुना रहा होता था कोई ना कोई। अच्छा, उसकी कहानी में कोई ना कोई मकसद होता था, ठीक यानी वो कहानी में कहता था कि मुगल जो है, अब सारे हम सारे मुगल थे, वहां मुगलों की आबादी है, ठीक तो वो कोई के तुम्हारे जो बड़े होते थे वो वहां से जब आते थे तो घोड़े के ऊपर जो है उन्होंने दोनों तरफ जो है वो यूं बोरी जो थी उसके अंदर पैसे भरे होते थे, सिक्के होते थे, और वो हम जैसे जो लोग होते थे उनको वो गिरते रहते थे सिक्के, हम लोग उठाते रहते थे, और वो कहते थे ठीक है जितने उठाने उठा लो। तो बोरियां टूटी हुई होती थी, बोरियों में से पैसे गिरते रहते थे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो कोई इस तरह की हमें कहानियां सुनाया करता था, दास्तानें घड़ता था, और बीच में कई टुकड़े मंजूम भी आते थे, सही यानी कुछ पोएट्री भी दरमियान में आती थी, और वो जो था उससे यानी कहानी कहने का जो फन है वो मतलब सीखने वाला एक माहौल बन गया कि वो कहानी कैसे घड़ता है और कैसे सुनाता है। तो इस हिसाब से जो है ना वो आदमी, जिस वक्त मैंने अफसाना निगारी का आगाज किया, तो वो तो खैर मैं इससे पहले ठीक यानी पढ़ता रहा था, पढ़ा पढ़ा जरूर, सारे फिक्शन राइटर्स को पढ़ लिया था, ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ लिया था कि जो अब ज़ाहिर उनके नाम ही फेड हो गए, यानी ज़ाहिर मिटते 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 कई लोग आते हैं ना जो बहुत बड़े होते हैं, उनका नाम रह जाता है, जैसे बंटो का नाम रह गया, बेदी का नाम रह गया, इस्मत का रह गया, ठीक है, लेकिन उनके साथ और भी तो लोग कितने आए हैं ना जो अफसाना लिखा कर, बिल्कुल इस तरह वो किधर गए? हाँ। अशरफ सबूई था दिल्ली का, उसका नाम किधर गया? कोई नहीं लेता। इसी तरीके से प्रेम, ये जो कृष्ण चंद्र था उसका एक छोटा भाई भी तो था, वो बहुत अच्छे अफसाने लिखता था, उसकी बहन थी सरला देवी, वो भी अफसाने लिखा करती थी, उसका कोई नाम नहीं लेता, ठीक है ना। इसकी वजह क्या सर कोई काम नहीं हुआ उनके ऊपर नहीं नहीं नहीं, जिसमें ज्यादा ताकत होती है वो रह जाता है, सही ये दुनिया है ताकत के लिए, ठीक इस दुनिया में उसका नाम रहेगा जो ताकतवर है किसी भी फील्ड में। ठीक अफसाना है तो अफसाने में ताकतवर होगा तो उसका नाम रहेगा, वरना मर जाएगा, ठीक ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कोई पहलवान है, उसने कोई बड़ी अचीवमेंट कर ली है तो वो तो उसका नाम रह जाएगा, वरना मर जाएगा। मरना सभी ने, लेकिन नाम रह जाना उसी का नाम रह जाता है कि जो बहुत ताकतवर होता है। हाँ शायर है, अब शायर कितने पे, यानी आप अंदाजा लगाएं कि मीर के ऐद में कितने शायर होगा, बहुत ज्यादा जिस वक्त हम दौर में तो ये तस्करे हम ये होता था तस्करे हम जिस जगह देखते हैं ना ये पुराने, जी जी उन तस्करों में लिखे हुए नाम देखें, या जो तरही मुशायरे होते थे उनकी भी है छपी हुई है बिल्कुल किताबें, आप उनको उठा कर देखें, एक एक शहर में 200 100 शायर था, उनमें से किसका नाम रह गया? मुसफ़ी का रह गया, ठीक मीर का रह गया,
गालिब का रह गया, साथ मोमिन आ गया, ठीक है, या दाग आ गया, ठीक है। दिल्ली में कितने शायर थे? इन तीन नामों के अलावा कहाँ है? मीर दर्द है, चलो मीर है, मीर दर्द है, गालिब है, मोमिन है, दाग है, हाँ, तो कितने शायर थे? इसी तरीके से जाहिर है कि इकबाल के दौर के अंदर इकबाल के रंग में शेर कहने वाले लोग बहुत लोग होंगे। इतने लोग थे, हमारे दौर तक वो चले हैं। सही, जब मेरा ये एमए का जमाना है तो मैंने यहाँ इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी में बना, तो 2-3 ऐसे अफराद आते थे कि जो नज़में यहाँ पढ़ने के लिए हमें कहते थे हमारी नज़म रखो। वो बिल्कुल अल्लामा इकबाल का कलाम था, सही, को कामिल तौर पर अल्लामा इकबाल का कलाम था। या आप ये देख लें कि वो जो एक शेर बड़ा मशहूर है कि तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा है उकाट, एडवोकेट वो हाँ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के। बिल्कुल, अब वो एडवोकेट इकबाल ही के रंग में कही गया, हाँ, और ये एक शेर जो है ये उसका है, ये इकबाल का नहीं है। इसी तरह जो ताकतवर होगा उसका नाम रह जाएगा, बाकियों का नाम मिट जाएगा। ठीक। आप सर हल्का बाबे ज़ौक़ और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े रहे, और आपने एक ड्रामा लिखा था लाट साहब की सवारी, उसके अंदर आपने बतौर हीरो किरदार भी अदा किया था। तो ऐसी क्या वजह थी सर आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामों में अपना नाम पैदा नहीं कर सके? असल में जब मैं लाहौर में था, जी, एमए कर रहा था, तो या फिर पीएचडी कर रहा था, उन दिनों में मैंने रेडियो के लिए जी, कुछ ड्रामे लिखे, रेडियो के प्रोग्रामों के अंदर अच्छा ड्रामे लिखे भी और उनके अंदर खुद सदाकारी भी की। रेडियो, ये बहुत कम लोग। लाहौर रेडियो, हाँ। और उसकी एक तस्वीर भी जो है पिछले दिनों निकली, तो मैंने फेसबुक पे शेयर कर दी थी कि मैं एक ड्रामे का हीरो हूँ और रेडियो ड्रामा है, और वो जो है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, तो वो ये लाहौर रेडियो के लिए था। लेकिन उसके साथ ही जब टेलीविजन ने यहाँ आगाज किया, तो ये वो वक्त है कि जब ज़िया मुइनुद्दीन को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ बुला लिया पाकिस्तान। ठीक, तो ज़िया मुइनुद्दीन साहब यहाँ लाहौर आ गए, और यहाँ ज़िया मुइनुद्दीन को उन्होंने दिया कि आप ओवरऑल ड्रामे के फन की तरवीज के लिए उसको सुपरविजन आपकी होगी। ठीक है, तो ज़िया मुइनुद्दीन जो थे वो सुपरवाइजर थे, और आगे सरमद सहबाई जो थे एक प्रोड्यूसर थे टेलीविजन के। उन सरमद सहबाई उस दौर में हमें ये चांस मिला कि हम अपना, तो मैंने एक प्ले लिखा उस वक्त, तो वो जो प्ले था जमा फिक्र जी, नाम का, तो जमा फिक्र नाम का था, उसके अंदर खुद मेरा मरकजी किरदार था, मेरे साथ खालिद सलीम मोटा था, जो फिल्मों में भी बाद में आता रहा, ड्रामों में बहुत आया, मज़ाही अदाकार था, वो जो था वो भी था, और वो उस जमाने में एलएलबी कर रहा था। तो मैं वो प्ले लिखा, और उसके अंदर मरकज़ी किरदार भी मेरा है या खालिद सलीम हो, उसके अंदर और भी हमने जो उस दौर के स्टूडेंट्स थे और वो बाद में नामवर शायर बने, जैसे हसन रिजवी, जैसे अजमल नियाजी, क्योंकि हम लोग बेरोजगार थे उस वक्त, तो हम लोगों ने उन्हीं लोगों को चुना जो कि सारे बेरोजगार उसके अंदर आ जाएं तो चेक में मिल जाएंगे। हाँ, चले, तो वो जो मेरा प्ले है वो बाद में, मुझे तो उस वक्त इसका इतना एहसास नहीं था। हमसे पहले सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने टेलीविजन के लिए ड्रामा लिखा, यानी मुझसे पहले ठीक, सिर्फ 2 लोग थे। एक था डॉक्टर खालिद सईद भट्ट, ठीक, वो बाद में इस्लामाबाद के शक्करपड़ियाँ वाले इंचार्ज बने वो, ठीक, वो एक अनवर सज्जाद, डॉक्टर अनवर सज्जाद, इन दोनों ने मिलकर एक ड्रामाई सिलसिला टेलीविजन के लिए लिखा था, वो मुझसे पहले के, और वो उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उस जमाने में रिकॉर्डिंग अभी टेलीविजन की शुरू ही नहीं हुई थी। तो जो प्ले होता था वो कैमरे के जरिए डायरेक्ट जो है टेलीकास्ट हो जाता था, रिकॉर्डिंग नहीं थी। सही, तो इनकी जो है ना उसका उन्वान था उस ड्रामाई सिलसिले का, जो खालिद सईद भट्ट और अनवर सज्जाद ने जो लिखा, उसका था कहानी की तलाश, सही, ये उन्वान था। इस उन्वान के तहत ड्रामे चले जो मुझसे पहले चले। ये मेरे वाला जो ड्रामा है ये उन प्लेज में से है कि जो उसके बाद अगर कोई यहाँ से जो प्ले हुआ है वो मेरा लिखा हुआ है। सही, उस दौर में सिर्फ अशफाक अहमद का कोई एक आध चीज चली थी, बानो कुदसिया की भी अभी कोई चीज नहीं चली थी।
से जो जिस जमाने में मैंने ये प्लेस लिखे हैं। अच्छा, फिर मेरा ये था कि उन प्लेस में न सिर्फ मेरा लिखा हुआ प्ले है, बल्कि उसमें मैं अदाकारी भी कर रहा हूँ। ये काम बाद में अनवर सज्जाद साहब ने भी किया। अनवर सज्जाद साहब ने जो सीरियल भी लिखे और ड्रामे लिखे, उनके अंदर मरकजी किरदार अनवर सज्जाद अदा किया। खुद भी मतलब हाँ, एक्टिंग भी कर लेकिन ये मेरा आगाज था। अनवर सज्जाद साहब चूंकि लाहौर में बैठे हुए थे, यहाँ प्लेस बन रहे थे, या कराची में बनते थे या लाहौर, या लाहौर में बनते तो बड़े बड़े ड्रामा प्रोड्यूसर्स जो थे वो या लाहौर में थे या कराची में। तो अनवर सज्जाद साहब ने यहाँ काम किया। मेरे लिए ये गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मैं तो सर्विस के सिलसिले में 1974 में, अक्टूबर 1974 में मरी चला गया था, वुमेन कॉलेज मरी। हाँ बिल्कुल। तो अक्टूबर 1974 में मैं वहाँ मरी चला गया, जेका गली कॉलेज में। मैंने वहाँ कोई 2.5 साल किया। उसके बाद मैं रावलपिंडी गवर्नमेंट कॉलेज गया, यानी 1976 में। ठीक। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज ट्रांसफर करवा के वहां गया, तो उस जमाने में एक प्ले पिंडी वालों को बहुत कम ड्रामा के लिए मिलता था चांस, यानी कोई कभी कभी कोई चंक मिल जाता था, ज्यादा कराची लाहौर। फिर इसके अंदर जो है पिंडी और क्वेटा को भी एक आध मिलना शुरू हो गया। जब 5 इनको मिलेंगे तो एक उनको मिलेगा। सही। तो प्रोड्यूसर थे शाकिर उजैर। जी, शाकिर उजैर साहब मेरे पास आए कॉलेज। उस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज सेटलेट टाउन में था, असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो वो आए और वो कहने लगे कि भाई एक ही चंक मिला है, तो यहाँ तो लिखने वाले बहुत सारे हैं पिंडी में, रशीद अमजद भी है, अहमद शहजाद भी है, अहमद दाऊद भी है, अहमद जावेद भी है, तो मंसूर कैसर भी है, यानी अफसाना तो लिखने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। तो आप चूंकि पहले वहां ड्रामा लिखते रहे हैं, तो मैं आपको कर लेता हूँ। तो एक ही है चंका, एक ही ड्रामा है। वो अब गिला भी करेंगे तो मैं कहूंगा भाई आपने पहले टीवी के लिए कोई ड्रामा नहीं लिखा, हाँ, तो मैं इनको दे रहा हूँ, जवाब पेश कर। हाँ, जवाब बन जाएगा। तो उनका वो जो था, उसके लिए मैंने लाट साहब की सवारी लिखा था, और मरकजी किरदार भी मेरा था उसमें। ठीक। तो लाट साहब की सवारी तो ज़ाहिर है कि ये इस पे नेट पे मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, मैंने देखा। हाँ, लाट साहब की सवारी। तो ये शाकिर उजैर था प्रोड्यूसर, जो वहाँ के इस्लामाबाद टेलीविजन के जनरल मैनेजर GMB रिटायर हुए। तो शाकिर उजैर जो थे वो, और बड़ी मेहनत की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्ले जो है बहुत मेहनत के साथ, हमारी बहुत मेहनत थी। इस्लामाबाद में तो घोड़ा नहीं जा सकता था, तांगा घोड़ा अलाउड नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो घोड़े से हमने काम लेना था, उन पहाड़ियों पे काम लेना था, तो उसके लिए बाकायदा हमें CDA से इजाजत लेनी पड़ी थी। और घोड़े के साथ मैं जो शूट हुआ है कि मैं घोड़े के साथ जा रहा हूँ, तो वो जो है वो शूट करने के लिए हमें पुलिस से भी CDA से भी ये इजाजतें लेनी पड़ी थी। तो बहरहाल वो जो है प्ले, वो अच्छा प्ले था जो शाकिर उजैर ने किया था। सही। अच्छा सर, अब तक आपकी अदब में क्या खिदमात हैं और आपको कौन कौन से इजाज़ात से नवाजा जा चुका है, इंतहाई इख्तिसार के साथ सर बता दें। नहीं, क्या कि अफसाना लिखा या एक नावल है अनारकली, वो आपने टोटल आपके सर कितने मतलब अफसानों के मेरे 5 मजमूए हैं। ठीक। गुमशुदा कलिमात, तार पर चलने वाली, गुनाह की मजदूरी। अगर हम सारा इकट्ठा करें और इकट्ठी बात करें, जिस तरह के कोई तनकीदी किताबें हैं, अफसाना है, नावल है, ड्रामा है, टोटल आपके कोई 50 बनते हैं सर? ये 50 से नहीं बनते, लेकिन ज़ाहिर है कि 40 हो गई। 40 हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरी किताबें, ये जो 40 के करीब किताबें हैं, अफसानों के मजमूए 5, एक पंजाबी का भी बीच में है, जिसको के 1984 में राइटर्स गिल्ड अवार्ड मिला था। ठीक, वो मेरा पंजाबी का भी एक मजमूआ है, किस्सा कहानी। ये सिर्फ 4 मेरे उर्दू के अफसाने नहीं है, एक पंजाबी का भी है, और उसे अवार्ड भी राइटर्स गिल्ड अवार्ड 1984 में मिल चुका है, UBL अवार्ड। ठीक। अच्छा, इसके अलावा तनकीद के मजमूए हैं, तहकीक की किताबें हैं, ये सारी कुछ कुल मिला के, अब जैसे अभी सिर्फ पिछले 20 दिनों में मेरे 2 किताबें जो हैं वो दिल्ली से शाया हुई हैं, जो अभी यहाँ से नहीं है। ठीक। अच्छा, और एक आज शाया हुई है लाहौर से, जो आज ही प्रोड्यूसर ने उसकी तस्वीर बना के मुझे, हाँ, आज ही इल्म इरफान के जो मालिक हैं वो, उन्होंने मुझे, गुलफराज साहब ने आज ही उसकी तस्वीर बना के भेजी है कि आप आए नहीं है, आप आए किसी वक्त, किताब आपकी आई हुई है। तो एक किताब आज आई है। ठीक। अच्छा, 2 उधर कोई 2 हफ्ते पहले जो किताबें परकदी मैदान
बम्बई का अपना दिल्ली के प्रगति मैदान इंटरनेशनल बुक फेयर में 2 मेरी किताबें वहाँ लॉन्च हुई हैं और वो यहाँ से अभी छपी नहीं है। तो इस हिसाब से 40 बुक्स बनती हैं, 40 किताब। 40 किताबें बनती हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि जो बहुत ज़ख़ीम जो किताबें हैं, जैसे उर्दू तर्जुमे की रिवायत है, वो मेरा थीसिस पूरा नहीं है, 2 यानी वो 2 जिल्दें अलग हैं, और एक है उर्दू तर्जुमे की रिवायत, इससे वो है। अगर हम इजाज़ात की बात करें